हेलो एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारे पास कैसा यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और एक और की बात कर लेंगे हम उसी के साथ, एंड जीरो वेक्टर। अगर एक्चुअल में बात ये की जाए कि यूनिट वेक्टर की हमें नीड किसकी है इस पर, अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, अगर किसी क्वांटिटी को मैं वन से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके रिजल्टेंट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर मैं किसी चीज को किससे जीरो से ऐड कर रहा हूँ, तब भी उसके रिजल्ट और सिंबल्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि x इंटू वन कर दिया, तो ये मुझे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और ये x प्लस ऑफ जीरो कर दिया, तो ये मुझे x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये मुझे समझ में आया कि जीरो जो है वो कौन सा एडिटिव ऑफ फैक्टर है, फैक्टर है, ये एडिशन फैक्टर रखता है। और वन कौन सा है मेरे पास? मल्टीप्लीकेशन। कौन सा है मेरे पास? वन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो उसी तरह से अगर मुझे क्वेश्चंस में कभी ये बोला हो कि कोई ऑफ, अगर जैसे यूनिट वेक्टर की जब जरूरत पड़े, मैं एजम्पशंस करूं कि एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि किसी पर्टिकुलर ऑफ किसके डायरेक्शन में, 3x आई कैप, या फिर सॉरी, या फिर ये कह रहा हो कि मुझे एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन पे। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे इस फोर्स की वैल्यू इसके वेक्टर के डायरेक्शन में, 5 न्यूटन की वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन पे है। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि 5 न्यूटन इंटू ए वेक्टर कर दें, क्योंकि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड इंटू अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये आंसर रॉन्ग दे देगा। या फिर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ कि मुझे दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स 5 है और एक मेरे पास 11 न्यूटन का फोर्स है। तो मुझे क्वेश्चन में अगर ये कहा गया है कि मुझे 5 ऑफ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो 7 न्यूटन ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन में है, अगर ये क्वेश्चन में मुझे कहा गया है, तो मैं अगर कहूं तो मुझे ये सिर्फ बोला गया है कि 5 वेक्टर की डायरेक्शन 7 वेक्टर की डायरेक्शन। मैं ये नहीं कर सकता कि 5 इंटू सेवन कर दूं और ये वेक्टर ऑफ क्वांटिटी बन जाए, ये मेरे पास स्केलर हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो आप लिखो 35 न्यूटन। नहीं, यूनिट ऑफ वेक्टर से अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, तो इसका 7n वेक्टर जो है मेरे पास, या 7 वेक्टर जो वाले में रहेगा, फोर्स जो आ रहा है मेरे पास 7 न्यूटन का जो भी फोर्स आ रहा है, इस फोर्स का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, कौन सा वेक्टर फाइंड कर लिया? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर वो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी की, जिसे हम किसी स्केलर क्वांटिटी में ऐड करते हैं, या सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शंस मिलती है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस होता है। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर क्वांटिटी है जो मुझे किसी वो क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शंस को बता देता है और उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं करता। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं यूनिट वेक्टर को। और जैसे अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, कि मैं ये कहता हूं कि यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, जैसे मैं ये कहा कि एक ए वेक्टर है, ठीक है। अब ये ए वेक्टर की वैल्यू अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3x प्लस ओ 4y ऐसा कुछ गिवन, ठीक है, 3x प्लस ओ 4y के फॉर्मेट में गिवन। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस वाले का मैग्नीट्यूड देखूं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे पास ए वेक्टर का? अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये सिंपल सी भाषा में है कि हमारे पास दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से भी जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। अब बट ये क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स ओ, टूवर्ड्स ओ, टूवर्ड्स ओ बी वेक्टर। तो
अगर मैं ये कहता हूं और जहां पे बी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो 5y हो, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। अगर मैं इस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैसा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, अभी मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट की नहीं बात। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो भी वेक्टर है, ए वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में है, तो जिसकी डायरेक्शन में है उसका मुझे कौन सा वेक्टर फाइंड कर लेना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मेरे पास तरीका क्या है, मैं ये बताते चलता हूं। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मुझे मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर देना है। मुझे क्या करना है कि उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से उसे डिवीजन कर देना है। तो जिससे जो वेक्टर मिलेगा उसे हम कौन सा वेक्टर कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या लगा होता है, कैप लगी होती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शंस मेरे पास जरूर होती है, बट इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होगा मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरे पास 1 होगा। चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। और डायरेक्शन सिर्फ उसके ओरिजिनल जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो आप जस्ट पहले वाले में देखो कि अगर किसी का मेरे पास मैग्नीट्यूड 1 है, अगर उसे किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं होता, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन जरूर यूनिट वेक्टर की आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पे आपके पास कहा है कि ए वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर। तो यहाँ पे आप बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए और उसे ए वेक्टर से सिंपली वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जिससे वो आपका जो आंसर आएगा वो मेरे पास डायरेक्टली कौन सा होगा, उसका ए वेक्टर का ये जो है उसका कौन सा डायरेक्शन के साथ आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं, और मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यू ऑफ डायरेक्शन मिलेगी। ठीक, तो मैं ये सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, उसका सेल्फ ऑफ का वेक्टर अपॉन सेल्फ ऑफ का मैग्नीट्यूड का रेशियो को ही आप क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और डायरेक्शन ए के वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखूं तो कैसे होता है, अगर मैं सिंपल सा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूं, तो ये मेरे पास कौन सा है, वाई एक्सिस, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है मेरे पास, जेड एक्सिस। अगर मैं ये कहूं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन अगर आप देखिए तो ये यहां से 0,0 से मूव करते हुए ये अपने आखिरी पोर्शन से इधर तक जाता है। यहाँ से कहीं पर भी एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में होता है, अगर मैं यहाँ पर भी खड़ा हो जाऊं इस पॉइंट पे भी और इस डायरेक्शन में चलूं तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ पर भी हूं तब भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और मैं अगर वाई वेक्टर की बात करूं तो वो ये है, और इसकी बात करूं तो ये मेरे पास कौन सा है, जेड एक्सिस है। तो उस हिसाब से मुझे एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। किससे, आई कैप से। एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप से, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप से। तो ये मेरे पास हुआ आई कैप, ये हुआ जे कैप, और ये मेरे पास हुआ के कैप। ये मुझे कैसा है, इन वेक्टर ऑफ क्वांटिटीज का मेरे पास कैसा है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये सभी यूनिट वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड जो आएगा वो मेरे पास 1 होगा, इतना ही जे कैप का होगा। आंख बंद करके आपको अगर कभी भी कोई भी क्वांटिटी बोलता है कि आपको उसके मैग्नी मतलब क्या करना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो आप डायरेक्टली उसे 1 लिखिए, कोई भी सोचने समझने की बात नहीं। अब जैसे अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दिया, अगर मैं ये कहूँ सेल्फ ऑफ क्वांटिटी को मैं सेल्फ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो 1 ही तो बचेगा। बचा कौन सा इसमें, अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूंगा,
ए कैप को मैं किससे डिवाइड कर दिया, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, तो मुझे क्या इस दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो सिर्फ उसकी डायरेक्शंस बचती है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सेकेंड ऑफ कौन सा है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, या किसकी बात करें, इसी को हम कहते हैं कई बार नल वेक्टर। ठीक, वो वेक्टर ऑफ क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा हो मेरे पास, मैग्नीट्यूड कितना हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। ठीक है, मेरे पास ये वाली केसेस में जीरो हो, वेक्टर ऑफ जीरो, और मेरे पास, या फिर इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं जीरो वेक्टर के फॉर्मेट से, उसे आप कौन सा वेक्टर कहते हो मेरे पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ऑफ कहते हो, है ना। ऐसी वेक्टर ऑफ क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना हो, जीरो हो, तो उसे हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगर बात करें इसके नेक्स्ट फॉर्मेट में मैं चलता हूं, जहां पे हम किसकी बात करेंगे, रेजोल्यूशंस अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। जैसे अगर मेरे पास रेजोल्यूशंस की बस बात करते चलते हैं सिंपल सी वो भाषा में, हालांकि बहुत से लोगों को आता है लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं। रेजोल्यूशंस वेक्टर, रेक्टेंगुलर ऑफ कंपोनेंट में देखते चलते हैं, बस थोड़ी सी छोटी छोटी बातें करेंगे और बस उसके बाद अपन यहाँ से खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। ज्यादा लंबा इसमें नहीं चलेंगे लेकिन फिर भी चलते हैं कुछ देर। मैं जैसे कहा ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, पहले दो एक्सिस में दिखा देता हूँ, दो एक्सिस में आपको समझ में आएगा। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये पॉइंट जो है ये मेरे पास ओरिजिन है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, जो कि कौन सा है, मुझे ए वेक्टर है, जो एक्स एक्सिस से कहीं पे प्रेजेंट है, जो वाई एक्सिस से कहीं पर प्रेजेंट है। मैं ये जंक्शन कर लिया कि ए एक्सिस से जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, थीटा। अगर मैं इसकी शेडो की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से किसी न किसी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन निकालता हूं, जो कि मुझे इस वाले में से एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर देगा। ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए एक्स कोमा ऑफ जीरो। ठीक, उसी तरह से मैं इस वाले फॉर्मेट में परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये जो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को टच करेगा वो कोऑर्डिनेट ऑर्डर किसका देगा मुझे, वाई एक्सिस का। ठीक, तो ये मेरे पास हुआ। तो इसका जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर आएगा वो ए एक्स कोमा ऑफ ए वाई आएगा, कंफर्म है। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑर्डर आया इसका ए का। तो अब अगर मैं लिखूं तो मुझे ये ax है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है, ax, बस डायरेक्शन किसमें, x एक्सिस की डायरेक्शन में। x एक्सिस की डायरेक्शन यहाँ पे कितनी होगी आपके हिसाब से, x एक्सिस की डायरेक्शन तो पूरी यहाँ से यहाँ आई, हम सिर्फ x एक्सिस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब जब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्मेट में, तो a वेक्टर को हम लिखेंगे ax, मैग्नीट्यूड ऑफ x एक्सिस वाले कंडीशंस पे, और यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस प्लस हो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई एक्सिस, और मेरे पास यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर कोई रेक्टेंगुलर ऑफ है या मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जहां पे कोई एक वेक्टर है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से मेरे पास वो थीटा एंगल पे प्रेजेंट हो, तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर ये 3D ज्योमेट्री का होगा तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ है आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, इस तरह से। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड ये तीनों का मतलब अगर इनका मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो ए के इक्वल ही होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आपके पास सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ए जेड का स्क्वायर, यही आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा है, ए वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जिसे आप कहते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ए जेड स्क्वायर है, कंफर्म है। अब दूसरी तरह से इसको और आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, अगर मैं देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
ये एक कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कौन सा है, थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाले को राइट एंगल में आप क्या, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हो, थीटा जिसके साथ होता है या तो बेस या हाइपोटेनस होता है, तो जो सबसे लंबी लेंथ है उसे आप हाइपोटेनस कहेंगे, और बची हुई वाली कौन सी हो गई, बेस हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये लेंथ की जो हाइट है, ये जो होगी, ये कौन सी होगी, ए वाई के इक्विवेलेंट होगी, जितना ये ए वाई होगा उतना ही इक्विवल ये होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑफ किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम है, मुझे एक बार परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एक बार बेस फाइंड करना है। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस सॉरी हाइपोटेनस में रिलेशन कौन दिखाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन दिखाता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ए वाई अपॉन मेरे पास अब ए वाई हुआ। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो मेरे पास ये किसका हुआ, ए वाई, ये परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनस हुआ ए। तो आप इसे लिख सकते हो कि मेरे पास ए वाई की जो वैल्यू आएगी वो ए इंटू कितना हो रहा होगा, साइन थीटा होगा। सिमिलरिटी ऑफ बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन दिखाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए हुआ, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ वन में पुट करो तो आपको ये समझ में आएगा कि ए वेक्टर की जो वैल्यू है, ए एक्स की जगह पे आप कितना पुट करोगे, ए कॉस थीटा, सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में है, और ये आपका नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट में, आप जिस मर्जी में हो उस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं ये बोलूं कि थीटा की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, ये थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ अगर मैं बात करूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई अपॉन ए एक्स। मतलब आप क्या करो कि आप सिंपल से फॉर्मेट में मेरे पास वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस के रेशियो को ही आप उसका टेन थीटा कहोगे, और ये जो टेन थीटा होगा वो एंगल दे रहा होगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ के एंगल को बता रहा होगा। तो यहाँ से आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। कंफर्म है, ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चल, इसके नेक्स्ट फॉर्मेट में चलता हूँ। अब अगर ये बात की जाए कि मुझे जैसे अगर इनके जो कंपोनेंट्स ऑफ फाइंड कर रहे हैं हम लोग, उसकी जगह पे कैसा हो कि एक वेक्टर हो इस तरह से, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सिंपल से फॉर्मेट क्यों लेते हैं, एक वेक्टर हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, दूसरा वेक्टर हुआ ये ऐसा, इसके हेड से एक वेक्टर ऑफ लेके चलते हैं, ये बी वेक्टर हुआ, और ये किसी पॉइंट पे जाके इसको ज्वाइन हो गया, ये सी वेक्टर। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट ऑफ किसका है, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं सी एक्स की वैल्यू लिखूंगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ मेरे पास सी वेक्टर का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, तो वो मेरे पास एक्स एक्सिस के ए वाले कंपोनेंट प्लस ओ बी का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो दोनों का समेशन जो है वो मुझे किसके इक्वल होगा, सी के एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की तरह। और सिमिलरिटीज ऑफ मेरे पास जो सी वाई वेक्टर की वैल्यू होगी वो मुझे किसके इक्वल, ए के वाई वेक्टर के, मतलब ए के वाई वाले कंपोनेंट के इक्वल, प्लस ओ मेरे पास बी के वाई वाले कंपोनेंट के दोनों के समेशन के इक्वल होगा मेरे पास
सी के वाई वाले कंपोनेंट के इक्वल। कंफर्म है? तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे, हम पहले इसे प्रूफ करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ सी के दो ऑफ कंपोनेंट लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैं सी के लिए लिया, ये ऐसे ऑफ आगे चला, ये मुझे हो गया सी का कौन सा एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट के लिए, और उसी तरह से ये आई हाइट, ये मुझे किसके लिए है, सी के कौन से वाई वाले कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अब अगर उसी तरह से मैं बोलूं कि मुझे इस वाले फॉर्मेट में से बी वाले के लिए भी तो देखना है, बी वाले के लिए आप आगे चलो इस वाले एंड से, ये मेरे पास कौन सा हो गया, बी वाई हो गया। अब इसे आगे लेके आओ और इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दो, ये कौन सा हो गया, बी एक्स हो गया। उसी तरह से जस्ट ऑफ सिमिलरिटी सो मैं किसके लिए देखूं, ए वाले कंपोनेंट के लिए देखूं। तो ए वाले कंपोनेंट के लिए थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके चलते हैं और इस पॉइंट से मैच करते हैं। इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर लेके गए तो ये आपके पास हुआ ए वाई, और ये वाला जो कंपोनेंट हुआ वो कौन सा हुआ, ए एक्स। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो सी वाली वैल्यूएशन ऑफ मिली है वो कहां से कहां तक मिली है। आप देखना, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो एंड है ये कौन सा वेक्टर है मेरे पास, सी वेक्टर। तो आप देखो पहले ये वेक्टर आपके पास आया, ये मेरे पास सी वेक्टर की वैल्यू सी एक्स वेक्टर की वैल्यू के इक्वल जो है, ये थोड़ा लाइट हो गया है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुकिएगा, बस आप देखिए, ये सी एक्स जो वेक्टर है, ये सी एक्स वेक्टर, ये किसके, ये ए एक्स है, और ये कौन सा है, बी एक्स है। इस दोनों के समेशन की इक्वल ही तो है। देखिए, आप ये वाली लेंथ को ऐड करिए प्लस इस वाली लेंथ को ऐड करिए तो आपको ये वाली लेंथ के इक्वल मिलेगा। उसी तरह से सिमिलर फॉर्मेट में अगर आप क्या कर रहे हैं कि ए वाई, ये ए वाई और ये कौन सा बी वाई को अगर ऐड करोगे तो आप ये टोटल ऑफ सी वाई के इक्वल जाओगे, तो आपको यही रिलेशंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि वेक्टर का ट्रायंगल ऑफ एडिशन लो हो कि उसके किसी दो कंपोनेंट का समेशन उसके तीसरे सम वेक्टर के इक्वल हो रहा हो, तो उस वाली केसेस में जो मेरे पास कैसा, अगर सिंपल सी भाषा में बात की जाए कि किसी एक वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट वाले फॉर्मेट में देखूं तो किसी एक वेक्टर का मेरे पास उसके दो ऑफ वेक्टर के समेशन के अगर इक्वल हो रहा हो तो मुझे वो दोनों वेक्टर्स के जिनका समेशन ऑफ किए हैं उनके एक्स एक्सिस का, कौन सी एक्सिस का, उनके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का जो समेशन होगा वो जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है उसके एक्स एक्सिस के समेशन वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा। सिमिलरिटीज ऑफ मेरे पास इसी तरह से मुझे उनके y एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो मुझे जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होगा उसके y एक्सिस के कंपोनेंट के समेशन के कैसा होगा, इक्वल होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को या नहीं आई ये चीज, कंफर्म है? चलिए, अब अगर मैं इसके बाद वाले फॉर्मेट की बात करता हूँ, जस्ट ऑफ इसके बाद वाले फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज कहूं कि कभी कभी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर या जैसे आप दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हैं तो दोनों एक दूसरे से मेरे पास 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट ही ना हो। मेरे पास एक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लो, मुझे ये नहीं मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, बस मैं जस्ट एजम्पशंस करता हूँ कि एक्स एक्सिस है और ये कौन सा वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम ये कंसीडर करते हैं। हो सकता है दोनों एक्स और वाई मेरे पास एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट ना हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, अल्फा ऑफ एंगल पे, और वाई एक्सिस से कौन से एंगल पे प्रेजेंट है, बीटा ऑफ एंगल पे। ठीक है, इस तरह से आपके पास प्रेजेंट है तो आप सिंपल सा फॉर्मेट एक कर सकते हैं कि यहां पर से मेरे पास इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऑफ ड्रॉ करिए और यहीं पर से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, यही तो आप करते आते हैं। तो अगर ये b वेक्टर है तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा मेरे पास, b वेक्टर होगा। और अगर ये वाला मेरे पास कौन सा वेक्टर है, अगर ये अल्फा है ये भी मेरे पास कौन सा होगा,
अल्फा होगा। ठीक है, जैसे आप ये कहते हो कि एक ऐसे पैरेलल ऑफ लाइंस जा रही है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो सेम टू सेम वहां से अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये बीटा है तो ये बीटा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट एक्चुअल में आप लिखे हो, जो मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाला फॉर्मेट में, ये वाला मेरे पास जो होगा ये y के इक्वल होगा, मतलब सॉरी ये जो x एक्सिस के पैरेलल ये x के इक्वल होगा rx, और जो y एक्सिस के पैरेलल वो मेरे पास ry होगा। कंफर्म है? तो अगर मैं इस चीज से कहूं तो ये मुझे कौन सा है, ये rx है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे अगर इस एंगल की बात की जाए, ठीक है, बस आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस वाले, और ये अगर आर वाई है तो ये भी तो आर वाई ही होगा। ठीक, अगर मैं इस रिमेनिंग ऑफ एंगल की बात करूं तो ये बीटा हुआ, ये अल्फा हुआ, तो रिमेनिंग ऑफ एंगल कितना होगा, 180 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास एक ट्रेंगल के टोटल ऑफ एंगल का एडिशन कितना है, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा, और मैं अगर इसको एक्स ऑफ कंसीडर करूं तो ये एक्स का समेशन 180 डिग्री के इक्वल होगा, जहां से x की वैल्यू आई है आपके पास 180 माइनस अल्फा प्लस ऑफ कौन सा है मेरे पास, बीटा है। तो अगर मैं ये चीज देखूं कि rx, तो ये एंगल बचा हुआ आपके पास कितना होगा, ये भी तो x है तो ये भी तो x ही होगा। तो बचा हुआ रिमेनिंग ऑफ जो एंगल होगा ये मेरे पास होगा 180 माइनस अल्फा प्लस ऑफ कौन सा होगा, बीटा। तो इस वाली केसेस में जो भी आपके पास रेशियो निकल के आएगा इसमें x आपके पास कैसे वैल्यूएशन होगा, देखो एक कोई सा भी कंपोनेंट आप उठाओ आर एक्स, अब आर एक्स जिस एंगल को टच नहीं कर रहा है उस वाले रेशियो को ले लो, अल्फा और बीटा को टच कर रहा है तो आर एक्स अपॉन उसके साइनोसोइडल, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ उस वाले कंडीशंस पे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मतलब ऐसे दो वेक्टर्स मैं ले रहा हूं जिनका, या फिर मैं ये कहूं कि अभी तक हम लोग देखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल मेरे पास कितना है, 90 डिग्री। मैं ऐसे कोई दो ऑफ वेक्टर्स को लेता हूं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो एक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकला इस तरह से आर ओ, जो कि मेरे पास ये अलग अलग ऑफ वेक्टर से कितना अल्फा और एक से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, बीटा। तो ये वाले फॉर्मेट में से मैं इसको आगे ऑफ निकाला। अब मैं अगर इसको क्या कर रहा हूं, आर वेक्टर को जो वैल्यू है इसके एक हिंट से, मैं एक हिंट से किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल, इसको अगर मैं वाई कंसीडर कर लिया हूं और इसे क्या कंसीडर कर लिया हूं, एक्स, तो इस वाले हिंट से मैं इस वाले के पैरेलल, इस वाले के पैरेलल इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। आप यही तो करते थे मेरे पास जब कंपोनेंट फाइंड करते थे, और इस एंड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि मुझे किसमें, वाई एक्सिस पे जाके मैच कर जाए। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा, और अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल कौन सा होगा, बीटा। अगर मैं इसे O कहूं और ये पॉइंट ऑफ A हो जाए और ये B हो जाए और ये कौन सा हो जाए, C हो जाए। ठीक, तो इस वाले फॉर्मेट से ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। तो अगर मैं ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी से बोलूं तो ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी से आप देखो कि आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्फा, मेरे पास टोटल ऑफ ट्रेंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये अल्फा ये बीटा है, अगर मैं इसे एक्स कंसीडर कर लिया हूं तो आप देखो एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के इक्वल होगी। तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें से मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, सेकेंड ऑफ साइड लेके जा रहा हूं, कि 180 माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल। ये एंगल आपके पास मिल गया। अब देखिए ये आर वेक्टर का जो एक्स एक्सिस में आप वैल्यू निकाले हैं, हम इसे क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस कंपोनेंट, और इसे किसका कहेंगे, रिजल्टेंट का वाई एक्सिस का कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है,
तो अगर इस चीज की बात की जाए तो मेरे पास तीन ऑफ वेक्टर निकला, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, और ये कौन सा मेरे पास आर वाई, और ये कौन सा आर एक्स। तो आपके पास ये मालूम है कि जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है वो आर एक्स वेक्टर प्लस ऑफ आर वाई के वेक्टर के समेशन के इक्वल है। अगर मुझे यहाँ पर से ये पूछा जाए कि आर एक्स की वैल्यू आर के फॉर्मेट में कितनी होगी, आर एक्स की वैल्यू आर के फॉर्मेट में, आर वाई की वैल्यू आर के फॉर्मेट में कैसी होगी, तो आप सिंपल से एक भाषा में मैं समझाता हूं कि मुझे, जैसे ये आर एक्स है, आर एक्स कितने एंगल को टच कर रहा है, एक अल्फा को और एक एक्स को। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, परपेंडिकुलर में जस्ट सामने वाला दूर एंगल को लेते हो। जैसे अगर आप ऐसे देखो परपेंडिकुलर में, तो अगर ये थीटा है, तो अगर आप यहाँ से जब साइन थीटा देखते हो तो आप परपेंडिकुलर इसे तो कहते हो, ये इस एंगल को टच कर रहा होता है और इस एंगल को, ये दोनों को अपोजिट ऑफ वाले को आप क्या कर लेते हो, सेलेक्ट करते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। उसी तरह से मैं आर एक्स की बात करूं तो आर एक्स में मुझे कैसा, उससे अपोजिट और दूर साइड के एंगल का साइनोसोइडल साइन बीटा इक्वल होगा आर वाई, किसके, आर वाई, और उसके दूर के कैसा एंगल का, दूर का एंगल कौन सा, अल्फा के साइनोसोइडल के इक्वल मेरे पास कौन सा, रिजल्टेंट, और उसके दूर का एंगल के साइनोसोइडल एक्स। ये तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, एक ऑफ मुझे वेक्टर लेना है और उसके दूर वाला एंगल का साइनोसोइडल का रेशियो, मेरे पास दूसरा वेक्टर लेना उसके दूर के एंगल का साइनोसोइडल, और मुझे दूसरा वेक्टर लेना और उसके दूर के साइनोसोइडल का सॉरी एंगल का साइनोसोइडल, ये तीनों इक्वल होंगे। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो आर एक्स साइन बीटा इज इक्वल टू आर वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, आपके पास हुआ आर, और ये साइन अल्फा 180 180 माइनस अल्फा प्लस ऑफ बीटा के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये चीज होगी। अगर आप इस चीज को, आप ये समझो कि अल्फा प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तब ये रिजल्ट कैसा दिखेगा, ये आर एक्स, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ये ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा दिखेगा। देखना आपको सेम टू सेम रिजल्ट, जैसे अभी पीछे आप देखो ना कंपोनेंट में, सेम टू सेम ऐसा मिलेगा। ये कितना हुआ, साइन बीटा इज इक्वल टू आर वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आर, ये कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा 90, 180 माइनस ऑफ 90 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आर एक्स, अब ये देखो इक्वल कर दो, किसी भी दो कंपोनेंट को इक्वल कर दो, आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन बीटा, और यही चीज मेरे पास हो जाएगा आर वाई इज इक्वल टू, मेरे पास कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा। अब अगर इस चीज को और थोड़ा डेप्थ में मैं लेके चलूं, आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए, अगर मैं ये कह रहा था कि आर एक्स की जो वैल्यू है, आर एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हुई, आर साइन अल्फा के इक्वल हुई थी, यही हुई थी ना, आप देख सकते हो। देखिए, सॉरी आर एक्स की वैल्यू आर साइन बीटा के इक्वल हुई थी। आर एक्स की वैल्यू आर साइन बीटा के इक्वल हुई थी, और आर वाई की वैल्यू आर साइन अल्फा की इक्वल हुई थी। अगर आपको ये चाहिए, नहीं आपको रिलेशन पूरे उसमें चाहिए, जैसा फॉर्मेट आप देखते थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, फिर आप इसे लिख के देते थे हमें कि ये आर है, एक्स वाले के साथ कॉस थीटा आता था, आई कैप प्लस ओ
आर वाई के साथ आर साइन थीटा आता था, और ये जे कैप मैं लिख के दे दे रहा हूँ, कोई फर्क पड़ता है उससे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का समेशन आप 90 डिग्री लिखते हो, ठीक है। तो अभी आपको मालूम होगा कि बीटा की वैल्यू ऑफ 90 माइनस ऑफ कितना हुआ, अल्फा। ये देखिए आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा, और साइन 90 माइनस ऑफ अल्फा हो गया तो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, कॉस अल्फा। ठीक, ये आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा और आर वाई की वैल्यू आर साइन अल्फा। बस अगर 90 डिग्री का एंगल हो तब, अगर 90 डिग्री का एंगल हो तब, अगर नहीं है तो फिर कोई झंझट की बात नहीं है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर अगर 90 डिग्री का एंगल है तो आपके पास ये चीज आप आराम से लिख सकते हो, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर साइन अल्फा जे कैप। या नहीं तो अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो आप आराम से ऐसा लिखिए कि मुझे आर एक्स अपॉन साइन बीटा अपोजिट साइड के एंगल के साइनोसोइडल का रेशियो, उसी तरह से आर वाई और उसके अपोजिट साइड का एंगल का साइनोसोइडल अपॉन उसी तरह से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और उसके अपोजिट साइड के साइनोसोइडल ऑफ एंगल का रेशियो, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि दो कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब आप आराम से ये चीज अप्लाई कर सकते हो। और अदरवाइज उफ नहीं गिवन है कि मतलब ये गिवन हो कि एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दोनों से किसी भी एंगल पे प्रेजेंट हो, उनका एक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है जो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपके पास ये मेथड है। आई बात समझ में? आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं आती पॉज करिए, पीछे जाइए और वापस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।